Hello my dear students, welcome back to VPIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 10th हिंदी काव्य के अंतर्गत आधुनिक काल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में रीत काल और आधुनिक काल है। आपके पाठ्यक्रम में यूपी बोर्ड के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रीत काल और आधुनिक काल को रखा हुआ है। तो रीत काल जो है वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया था, बता दिया था उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उस काल की प्रमुख विशेषताएँ, रीत काल के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं पर हमने चर्चा कर ली थी। इस दूसरे वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, आधुनिक काल का नामकरण किस प्रकार हुआ, आधुनिक काल का उपविभाजन किस प्रकार हुआ। तो आइए देखते हैं आधुनिक काल पर चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक काल का मतलब ये होता है कि जो वर्तमान समय चल रहा है, सन 1950 ईस्वी के पश्चात जो भी ये समय सीमा दी गई है, यहाँ पर देखेंगे आधुनिक काल का जो विभाजन हुआ है, आधुनिक काल का जो विभाजन किया गया है वह अनेक उप विभागों में विभाजित है। पहला इसमें जो विभाजन किया गया है वह भारतेंदु युग के नाम से किया गया है। क्या नाम से? भारतेंदु युग के नाम से किया गया है। और इसी का जो दूसरा विभाजन है वह द्विवेदी युग के नाम से किया गया है। इस नाम से द्विवेदी युग। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आधुनिक का मतलब होता है आधुनिक समय में जो भी हिंदी काव्य साहित्य में परिवर्तन हुआ, हिंदी काव्य साहित्य में जो आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो हम आधुनिक काल में रखते हैं। आधुनिक काल की जो यहाँ पर जो समय सीमा रखी गई है वह 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से आज तक की जो समय सीमा है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। लेकिन भारतेंदु युग की समय सीमा जो है वह 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रखी गई। इसका उपविभाजन किया गया, इसका आधुनिक काल को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया गया, जिससे छोटे छोटे कालों को समझने के लिए, उसको जानने के लिए बहुत आसानी रहे हमें। इसीलिए आधुनिक काल को विभिन्न उप विभागों में छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया। भारतेंदु युग की जो समय सीमा यहाँ पर बताई गई है 1850 से 1850 ईस्वी इसलिए बताई गई है क्योंकि 1850 ईस्वी में यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म के साथ ही यहाँ पर भारतेंदु युग की शुरुआत होती है 1850 में, और 1885 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मृत्यु हो जाती है। मात्र 35 वर्ष की आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का देहावसान हो जाता है। फिर भी उन्होंने हिंदी काव्य साहित्य के लिए, हिंदी गद्य साहित्य के लिए बहुत सारा जो साहित्य है उसको लिखा, उसको रचा और उसको आधुनिक जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उन तक पहुंचाने का कार्य किया। उस पर नींव की जो नींव की जो ईंट होती है उसका कार्य किया। और यहाँ हम देखते हैं उस युग के बाद द्विवेदी युग आता है और द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। 1900 से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके पश्चात आता है छायावादी युग आता है। कौन सा? छायावादी युग। छायावादी युग आता है। छायावादी युग की जो समय सीमा है वह 1918
1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी गई है। कितनी? 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी मानी गई है। उसके बाद जो तीसरा, इसमें जो चौथा विभाजन होता है वह होता है प्रगतिवादी युग के रूप में। प्रगतिवादी युग के रूप में होता है। प्रगतिवादी युग की जो समय सीमा है ये 1936 से लेकर 1953 तक मानी जाती है। ये प्रगतिवादी युग की समय सीमा है। उसके बाद इसी में पांचवा युग आता है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग माना जाता है। प्रयोगवादी युग की जो समय सीमा है 1953 से आज तक जो समय है वह प्रयोगवादी युग के रूप में जाना जाता है। प्रयोगवादी युग के पश्चात फिर नई कविता का भी आरंभ होता है। साठोत्तरी कविता आती है, फिर कहानी आती है, कविता आती है, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे युग हैं, लेकिन हम उन पर चर्चा न करके केवल हम भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी युग पर चर्चा करते हैं। आज हम इन उपविभागों को एक एक युग को लेकर के इन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। आधुनिक युग का जो पहला विभाजन हमें देखने को मिलता है वह भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और भारतेंदु युग को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। भारतेंदु युग का जो उदय होता है, भारतेंदु युग की जो शुरुआत होती है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म के साथ होती है। उनके जन्मकाल से शुरू होती है, क्योंकि 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है। उसी के साथ इस युग का उद्भवन होता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। और भारतेंदु युग में आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास हुआ। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक भी कहा जाता है। तो भारतेंदु युग की जो और विशेषताएं हैं वो ये हैं कि इस युग के जो समस्त, अधिकतर, हम समस्त नहीं कह सकते लेकिन अधिकतर कह सकते हैं, अधिकतर जो लेखक थे वे पत्रकार थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो लेखक थे वे पत्रकार थे। और उन्होंने हिंदी, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो गद्य हो, किसी भी क्षेत्र में जितनी भी विधाएं हैं सब पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। और हिंदी जो साहित्य है, काव्य साहित्य को उन्होंने अमर कर दिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं उनमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट तथा बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। सभी ने अपनी अपनी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं हरिश्चंद्र जो थे वो स्वयं 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। कविवचन सुधा, बालबोधिनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका। इन 3 पत्रिकाओं का स्वयं प्रकाशन करते थे। इसके अतिरिक्त जो लेखक थे जैसे प्रेमघन हो गए, प्रेमघन का पूरा नाम आप जानते होंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन था। बद्री नारायण चौधरी ने हिंदी आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का संपादन किया था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था। और जो प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रताप नारायण मिश्र जो थे उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। ब्राह्मण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र ने, ब्राह्मण पत्रिका का। और इसके अतिरिक्त
जो भी पत्रकार थे वो कोई न कोई पत्रिका से जुड़े हुए थे, पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, इसीलिए उनको हिंदी गद्य साहित्य के विकास में योगदान देने वाले कवि तथा लेखक के रूप में जाना जाता है। मूलतः भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी लेखक थे, लेकिन बहुत सारी काव्य रचनाओं का उन्होंने प्रणयन किया है, चाहे वो प्रेम माधुरी हो, प्रेम तरंग हो, प्रेम फुलवारी हो, प्रेम प्रतिज्ञा हो। उन्होंने बहुत सारे काव्य साहित्य को लिखा तथा उन्होंने यात्रा वृत्तांत, जिसमें लखनऊ की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा उनका यात्रा वृत्तांत है। तो बहुत सारा जो साहित्य है वह भारतेंद्र युग में हमें देखने को मिलता है। भारतेंद्र युग के पश्चात जो युग आता है, द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में जो युग का नामकरण किया गया वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के मर्मज्ञ लेखक थे, महान साहित्यकार थे, अतः उनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। और उन्होंने अपनी पत्रिका जिसका संपादन सन 1900 ईस्वी में प्रथम संपादन किया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किया था, प्रथम संपादन सरस्वती का। उसके बाद 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक का संपादन कार्य जो था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था और इस पत्रिका के माध्यम से, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को, हिंदी खड़ी बोली को एक नया आयाम दिया। और जो भी हिंदी गद्य में, हिंदी भाषा में जो भी त्रुटियां थी उसका उन्होंने परिमार्जन किया और एक नए कलेवर के रूप में, एक नए प्रारूप के रूप में, एक परिमार्जित भाषा के रूप में हिंदी खड़ी बोली को मान्यता दिलाई। तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका को 17 वर्षों तक प्रकाशित किया। 17 वर्षों तक वे संपादन कार्य करते रहे, 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक। और इन्होंने हिंदी खड़ी बोली को एक नया आयाम दिया, उसे परिमार्जित एवं परिष्कृत किया। ऐसा करके वे द्विवेदी युग के महानतम साहित्यकार कहलाए और उन्हीं के नाम पर इस द्विवेदी जो युग है उस युग का नामकरण किया गया। तो भारतेंद्र युग में भारतेंद्र हरिश्चंद्र प्रमुख रूप से उनका योगदान होने के कारण भारतेंद्र युग के नाम का नामकरण भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाम पर किया गया। और द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महानतम योगदान के कारण दूसरे युग का नामकरण द्विवेदी युग पड़ा। इसके बाद जो तीसरा युग आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरा युग, जिसे छायावादी युग कहा जाता है। कौन सा युग? छायावादी युग। छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। और इस युग में हिंदी काव्य का सर्वोत्तम विकास होता है। हिंदी काव्य में अलग अलग प्रकार के कवि देखने को मिलते हैं। कोई प्रकृति से जुड़ा हुआ है, कोई अपने मनोभावना से जुड़ा हुआ है, कोई दुख की पीड़ा को व्यक्त करता है, कोई किसी प्रकार की प्रकृति का चित्रण करता है। तो यहाँ पर जो छायावादी युग है उसका आरंभ 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के बीच होता है, युग का आरंभ होता है। और ये इसकी समय सीमा है। और इस युग के जो 4 महान कवि हुए उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत, और तीसरे कवि के रूप में हमारे समक्ष आते हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्हें
छायावादी युग का जनक भी कहा जाता है। छायावादी युग का जनक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। ये महानतम कवि थे छायावाद के, और इसमें जो तीसरे कवि के रूप में यहाँ पर महादेवी वर्मा का आगमन होता है। महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी हम जानते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं महादेवी वर्मा जी को, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जो दुख भरे जीवन को उन्होंने एक अपने कविता में उसका प्रणयन किया, उसको उतारा। अपने उनका जो वैवाहिक जीवन था, उनका जो पूरा जीवन था वो बहुत दुखमय था, और उस दुखमय जीवन को उन्होंने अपनी कविता में उतारा। इसीलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं। तो ये 4 कवि हो गए जो छायावादी युग के स्तंभ कवि कहे जाते हैं। इनमें से अगर किसी को हटा देते हैं तो यह युग जो है अधूरा रह जाएगा। ये 4 कवि हैं। इनमें से जो 3 कवि हैं, पहले जो 3 कवि हैं, इन्हें बृहत्त्रयी कहा जाता है। बृहत्त्रयी मीन्स होता है 3 बहुत बड़े कवि। बृहत्त्रयी, त्रयी मीन्स होता है 3, बृहत माने बड़े। 3 बड़े कवि में गणना होती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की और जयशंकर प्रसाद जी की। उसके पश्चात जो अकेले महादेवी वर्मा बस्ती हैं वो बृहत्त्रयी में नहीं रखा गया है, उनको अलग रखा गया है। लेकिन जब समग्र विवेचन हम छायावाद का करते हैं तो इन 4 कवियों को हम एक साथ रखते हैं। तो इस प्रकार से ये छायावाद का समापन होता है। लेकिन यहाँ पे भिन्न भिन्न हमें कविताएं देखने को मिलती हैं प्रकृति से संबंधित, और अनेक प्रकार के जो मनोभावनाओं को लेकर ये कवि अपनी रचनाएं लिखा करते थे, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं इस युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं, उनमें से 2 प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण हैं और आपके परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में वो प्रवृत्तियां पूछी भी जाती हैं। छायावादी युग की या तो समय सीमा पूछी जाती है, या तो कवि पूछे जाते हैं, या तो छायावाद का जनक पूछा जाता है। तो ये आपको पता चल ही गया होगा। अब इस काल की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं को ही हम प्रवृत्तियां कहते हैं। यहाँ पे प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं दोनों एक ही चीज है। प्रवृत्तियां लिखते हैं या फिर विशेषताएं यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। किसी काल की जो महत्वपूर्ण उस काल की विशेषता होती है उसे ही हम प्रवृत्तियां कहते हैं। इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसमें प्रकृति चित्रण, प्रकृति का चित्रण, क्योंकि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो प्रकृति की गोद में ही पले बढ़े थे। कौशानी में उनका जन्म हुआ है, तो प्रकृति से उनका बृहद बहुत विशेष लगाव होने के कारण उन्हें प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। तो पहली जो विशेषता इस काल की है वह है प्रकृति चित्रण, और दूसरी विशेषता के रूप में रहस्यवाद की भावना। रहस्यवाद की भावना इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 2 विशेषताएं आपको बोर्ड परीक्षा में आती हैं, 2 विशेषताएं। तो उन 2 विशेषताओं में से ये 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। प्रकृति चित्रण या प्रकृति का मानवीकरण, या प्रकृति का मानवीकरण रूप में चित्रण, और दूसरा है रहस्यवाद। रहस्यवाद इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रकृति में इन कवियों के अंदर की जो मनोभावना है उसका चित्रण की तो किया गया है, लेकिन उसमें एक रहस्य बरकरार है। उसमें कोई खुलकर अपनी पीड़ा को नहीं बताता है, गीतों के माध्यम से अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। उससे व्यथित होने के कारण उनकी कविता, जैसे महादेवी वर्मा की कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं उस जल से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ जो कभी भी मेरे आँखों के आंसू के रूप में बरस पड़ती है। जिस प्रकार से बादल जो है वो कभी भी बरस पड़ते हैं, उसी प्रकार से मेरे नेत्रों से भी कभी भी आंसू बरस पड़ते हैं। तो उन्होंने प्रकृति में जो बदली है, आकाश में जो छाई हुई बदली है, उसके समान आप अपने नेत्रों की, अपने आँखों की तुलना की है। इस प्रकार से ये छायावाद रहा। छायावाद के प्रमुख कवि हो गए, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता हो गई। इन विशेषताओं के
आधार पर ही हम छायावाद की व्याख्या, छायावाद की जो कविता में जो मूल भावना है उसको जान पाते हैं। बिना कविता के, बिना छायावाद की कविता के पढ़े, उसे समझे, हम छायावाद को नहीं समझ सकते। बिना इन 4 कवियों की कविताओं को पढ़े बिना हम छायावाद का अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इस छायावादी युग के साथ ही हम आज के वीडियो को यही विराम देते हैं, यही इसका समापन करते हैं। छायावादी युग के पश्चात दूसरे और जो युग इसमें बचे हुए हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।